क्या है वर्क की यूनिट जानने का, कई बार हमने इसकी बात की है, तो बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। देखिए वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आप बताएं वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट। न्यूटन मीटर को एक और नाम दिया गया है जूल, जूल जिसको सिंबल जे से नोट करते हैं। तो वर्क की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर भी होती है और जूल भी होती है, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। जूल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वर्क की जो यूनिट है उसका नाम जूल रख दिया गया है। जैसे कि अगर वर्क आ रहा है किसी क्वेश्चन में 50, तो हम लिखेंगे उसको 50 जूल। किसी क्वेश्चन में अगर वर्क आ रहा है -20, तो हम लिखेंगे -20 जूल विथ यूनिट। जूल जो यूनिट है उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन देखें आप, सपोज करें ये एक ब्लॉक है, उस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, तो इसका आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज करो इसका आगे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हुआ 1 मीटर। ओके, तो यहां पर जो वर्क होगा वो हम निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट विल बी 1 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो ये जो कैलकुलेशन हमने की है उससे हम जूल की डिफिनेशन लिख सकते हैं कि 1 जूल is the amount of work done, is the amount of work done by force of 1 Newton when displacement is 1 meter. 1 joule is the amount of work done by force of 1 Newton when displacement is 1 meter, जैसा कि हमने यहां पे देखा। Okay gentlemen, let's do these two questions. इन दोनों केसेस में हमें आदमियों का वर्क डन बताना है। जैसे इस केस में दिया हुआ है कि आदमी दीवार को पुश कर रहा है आगे, वो तो आप देख ही सकते हैं, और कितना फोर्स लगा के पुश कर रहा है, 500 न्यूटन। आदमी आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है दीवार पे 500 न्यूटन का। इस केस में आदमी गाड़ी को धक्का दे रहा है उतना ही फोर्स लगा के, कितना, 500 न्यूटन। ओके, तो इस केस में दीवार तो आगे जाएगी नहीं। इस केस में कार आगे जाती है और दिया हुआ है कार थोड़ा सा आगे गई, से 2 मीटर से आगे गई। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों ही केस में आदमी का वर्क डन बताना है, दोनों ही केसेस में आदमी का वर्क डन बताना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। इस केस में सबसे पहले बात करते हैं, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स तो हो गया 500, और वॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वॉल कितना आगे जाएगी, वॉल थोड़ी आगे जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब वर्क डन विल बी 0। इस केस में वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 500, कार का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, सो इट विल बी 1000। वर्क डन विल बी 1000 एंड यूनिट विल बी जूल। तो हम बोलेंगे इस केस में आदमी ने इतना काम किया। ध्यान दें आप, इट्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन। दोनों केस में आदमी सेम ही अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, सेम ही अमाउंट का फोर्स लगा रहा है। जितना फोर्स ये आदमी लगा रहा है उतना ही फोर्स ये आदमी भी लगा रहा है, लेकिन ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क आ रहा है। लेकिन इसके फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वर्क नहीं आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ फोर्स लगाने से वर्क नहीं हो जाता, सिर्फ फोर्स लगाने से वर्क नहीं हो जाता, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। A pair of bullocks exert a force of 150 Newton on a plow. तो ऐसा दिया हुआ है कि बुलॉक्स मतलब तो होता है गाय भैंस बैल, बट मैंने घोड़ा बना दिया यहां पे, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ये जो है वो प्लॉ को आगे खींच रहे हैं। प्लॉ क्या होता है, वो खेत को जोतने के काम आता है, तो उसको आगे खींच रहा है। कितना फोर्स लगा के आगे खींच रहा है ये हमें दिया हुआ है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 140 न्यूटन, 140 न्यूटन। द फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग। जो फील्ड प्लॉ किया जा रहा है वो 15 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये जो चीज है जिसको खींचा जा रहा है वो कितना आगे जाएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 15 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन, हमें निकालना है कितना वर्क हो रहा है, यहां पे ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे आप सब समझ गए होंगे। वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पे लग रहा है 140 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 15 मीटर का,
इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 210 और यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। सो दैट विल बी आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे शिप है यहाँ पे। एक शिप जो है बेचारी वो पहाड़ से नीचे गिर गई। तो सपोज करो ये कितना नीचे गिरी है अभी, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 मीटर। 5 मीटर से नीचे गिरती है और मास भी दिया हुआ है। मास ऑफ शिप इज से 7 kg। 7 kg उसका मास है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हमें निकालना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताएं आप। सबसे पहले तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने पहले पढ़ा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी चीज को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, तो इस शिप पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऐसे अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको मैं एफ जी लिख देता हूं, जी फॉर ग्रेविटेशनल। तो इस फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, m इंटू जी, पता है आपको, दैट विल 7 इंटू 9.8। तो ये आ जाएगा इतना न्यूटन, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था दैट इज 68.6 न्यूटन। ओके, अब ये जो शिप का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट एस इज 5 मीटर। सही बात है। तो अब वर्क डन निकालना कोई आसान डिफिकल्ट काम तो है नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। फोर्स हमारा लगा 68.6 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, यूनिट लिख देंगे जूल। सो दिस विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आदमी जो है एक बॉल को ऊपर फेंकता है। तो ये बॉल कितनी ऊपर गई ये दिया हुआ है। सपोज ये बॉल 3 मीटर से ऊपर चली गई। बॉल का मास भी दिया हुआ है हमें, मास ऑफ बॉल इज 0.5 kg। सही बात है। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, तो लेट्स हैव अ लुक। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये जो बॉल है वो ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे किधर लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है क्या होता है, अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो अर्थ इसको नीचे खींचेगी, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ जी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है कितनी, m इंटू जी के बराबर होती है। मास हमें दिया हुआ है 0.5 लिख दिया मैंने, और g की वैल्यू 9.8। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 4.9 न्यूटन। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 4.9 न्यूटन। सही बात है। बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज 3 मीटर। तो अब हमें वर्क डन निकालना है mg फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा 4.9 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर। यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 14.7। यूनिट रखेंगे जूल। सही है, समझ में आ गया आपको ये। अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ गड़बड़ है, एक्चुअली ये सही नहीं है। क्या गलत है यहां पे, क्या गलत है, ध्यान दें आप। देखो फोर्स की डायरेक्शन पे आप ध्यान दें, वो है नीचे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, वर्क डन में यहां माइनस साइन आएगा। दिस विल बी आवर आंसर। ये आप याद रखेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन इज निगेटिव। एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आपको सोचना है और जवाब देना है। ये ग्राउंड है, जैसा कि आप देख सकते हो, एक आदमी है जो बॉल को ऊपर फेंकता है। ऐसे कैच टाइप आपने खेला होगा बचपन में, बॉल को आप ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाती है और फिर घूम के वापस नीचे आती है ना ऐसे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी का क्या मतलब होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब है वर्क डन
बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बताना है साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होगा उसका साइन, मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताना है। फर्स्ट पार्ट, व्हेन बॉल इज गोइंग अप, एंड सेकंड पार्ट, व्हेन बॉल इज कमिंग डाउन। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि बॉल ऊपर जा रही है जैसे हमने बात की, और फिर बाद में नीचे आती है। ठीक है, तो पहले पार्ट में पूछा गया है, पहले पार्ट में कि जब बॉल ऊपर जाती है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि जब बॉल नीचे आती है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लगता है आपको? सो इट्स वेरी सिंपल। पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। व्हेन बॉल इज गोइंग अप, बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर ऊपर, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर बोलेंगे हम? बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी। बॉल ऊपर जा रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगी। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? देखो अर्थ जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींच रही है, मतलब इस पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, जब ये बॉल नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है? तो नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली नीचे है, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। दूसरे वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। राइट, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन समझने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर आपको आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम वर्क डन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ये नया टर्म समझेंगे वर्क डन से रिलेटेड, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? ग्रेविटी तो आप समझते ही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सिचुएशन देखें आप, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है। ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना चाह रहा है। ठीक है, ऊपर उठा के किसी टेबल वेल पे रखना चाहता होगा। एनीवे, बस इसको ऊपर उठाना है। तो सपोज करो ये ऊपर उठा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, अभी रास्ते में है ये ऑब्जेक्ट। तो क्या ये जो आदमी है वो कोई फोर्स लगा रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पे? अगर ये आदमी इसको ऊपर ले जा रहा है तो क्या इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा। आप समझ रहे होंगे, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो इसको ऊपर ले जा रहा होगा ना। सिंपल सी बात है। तो आदमी ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा। उस फोर्स को हम लिख रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय मैन। क्या इस ऑब्जेक्ट पे और कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एक अर्थ जो होती है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू जी, मास इंटू जी। इनफैक्ट इसीलिए इस आदमी को फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं लगाएगा तो इस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे गिर जाएगा। तो आदमी को ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट against gravity, when we lift an object against gravity, we have to apply force equal to weight of the object। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है? मैं ये बोल रहा हूं कि जब किसी चीज को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं, जैसा कि यहां पे हो रहा है, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। यानी ये जो फोर्स है दिस विल बी इक्वल्स टू mg। यही तो वेट होता है ना इस ऑब्जेक्ट का, mg वेट। सही बात है। जैसे देखो कुछ नंबर्स पुट करके मैं आपको और डीपली समझाता हूं क्या कहानी है। जैसे कि ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और सपोज करो ये आदमी जो है इसको ऊपर ले जाता है
बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर से आदमी उसको ऊपर ले जाता है। ओके, तो सपोज करो आपसे यहां से पूछा जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, तो कैसे निकालेंगे? देखो क्या हो रहा है यहां पे, जब इसको ऊपर ले जाया जा रहा है, ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो जैसे हमने बात किया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी का फोर्स mg लग रहा होगा, और दूसरा आदमी इसको ऊपर ले जा रहा है तो आदमी इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। सही बात है। अब यहां पे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ध्यान दे, वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? मेथड तो हमारे पास वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स लेंगे? ध्यान देंगे आप, ये फोर्स लें या ये फोर्स लें, कौन सा फोर्स लें? वर्क डन बाय ग्रेविटी हम बोल रहे हैं तो ग्रेविटी का फोर्स लेंगे, मतलब ये वाला फोर्स लेंगे, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स। तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स की जगह पे mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2। m तो दिया हुआ था हमें 5, g हमें पता है 9.8 और 2 है ही यूनिट जूल होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहां पे एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहां माइनस साइन भी होगा। क्यों माइनस साइन होगा? आज समझ रहे होंगे। हम ये वाला फोर्स ले रहे हैं ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी में ये वाला फोर्स ले रहे हैं, तो ये फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर, ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए वर्क डन क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव। जैसे इस केस में आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय मैन, ठीक है, ऐसे पूछा जाए वर्क डन बाय मैन कि ये जो आदमी है वो कितना काम कर रहा है, तो फिर से हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन सा लेंगे? फोर्स अप्लाइड बाय मैन, ठीक है, आदमी का वर्क डन देख रहे हैं तो आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो देखेंगे इंटू एस। और यहां पे निगेटिव साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा निगेटिव साइन? क्योंकि फोर्स जो है वो ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पॉजिटिव साइन ही होगा। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम। कैसे? फोर्स अप्लाइड बाय मैन, ये कितना होगा, कितना होगा ये? अभी हमने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे होते हैं तो mg के बराबर ही होता है फोर्स, तो ये भी हो जाएगा फिर से mg इंटू एस। तो वही डेटा आपको फिर से पुट करना पड़ेगा, 5 इंटू 9.8 इंटू 2 जूल, लेकिन प्लस साइन के साथ। ये आ जाएगा वर्क डन बाय मैन। ठीक बात है। अब यहां पे एक और चीज आपसे पूछी जा सकती थी जो मैं यहां लिख रहा हूं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ऐसा भी पूछा जा सकता है कई बार, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? यहां पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होगा वर्क डन बाय मैन ही। तो इनफैक्ट यही चीज यहां पे आंसर आ जाएगी, दैट वुड बी 5 इंटू 9.8 इंटू 2 जूल। देखिए मैं आपको समझाता हूं, एक है वर्क डन बाय ग्रेविटी और एक चीज है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब होता है कि ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसका वर्क। ठीक बात है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है, ध्यान दे, अगेंस्ट ग्रेविटी, कि जो आदमी या जो भी चीज ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करा रही है, उसका वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होगा कि जो भी चीज ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करा रही है उसका वर्क। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब था वर्क डन बाय मैन, जो कि इतना आ गया। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। मेन आपको क्वेश्चंस ही सीखने हैं, यहां पे कोई ज्यादा थियरी हो ऐसी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड इतना मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये सिचुएशन मैंने फोटो में बना रखी है। पोर्टर मतलब होता है कूली, पोर्टर मतलब होता है कूली। तो एक कूली है जो कि जमीन से सामान उठा के अपने सर पे रखता है। ठीक है, पहले सामान जमीन पे रखा होगा, उसने उठा के अपने सर पे रखा, और ये जो सामान है उसका मास हमें दिया हुआ है कितना, 15 kg। पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर। तो कूली ने ये सामान 15 किलो का सामान अपने सर पे रखा ग्राउंड से उठा के, और कितने ऊपर उसने उठाया सामान, 1.5 मीटर। तो कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, इसने कितना वर्क किया ये हमें निकालना है सामान को उठाने में। सो आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट तो क्लियरली 1.5 मीटर हो गया ऊपर की तरफ, सही बात है। अब ये जो कूली है उसका फोर्स कितना है और किधर है,
कूली जो है वो क्लियरली फोर्स लगेज पे ऊपर की तरफ लगाया होगा उसने, फोर्स अप्लाइड बाय कूली, कूली ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा, उठाने के लिए तो ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि किसी चीज को उठाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो कितना होता है, वेट के बराबर, मतलब mg के बराबर। यानी कूली ने जो फोर्स लगाया होगा दैट इज 15 इंटू 9.8। सही बात है। कई बार हम 9.8 को 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन। यानी कूली ने इस लगेज को उठाने के लिए 150 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। अब उसका वर्क डन निकालना तो कोई खास बात है नहीं, वर्क डन बाय कूली, वर्क डन बाय कूली हो जाएगा फोर्स ऑफ कूली मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ कूली इज 150 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1.5। इसको निकाल लेंगे, इतना जूल हमारा आंसर होगा। और यहां पे निगेटिव साइन कोई नहीं होगा। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं होगा? क्योंकि कूलू ने फोर्स ऊपर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। कुछ और एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन देखें। ये एक लेडी है जो इस बॉक्स को ग्राउंड से ऊपर उठा रही है, जैसा आप देख सकते हैं। उसने ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उसने 2 मीटर से ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया, 2 मीटर से इस ऑब्जेक्ट को, इस डब्बे को ऊपर उठाया, और इस डब्बे का जो मास है वो भी आपको दिया हुआ है 1.5 kg। तो हमें बताना है वर्क डन बाय लेडी अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय लेडी अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है आपको? तो वर्क डन बाय लेडी अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है। कैसे निकालेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसका फोर्स लिखेंगे यहां पे? लेडी का फोर्स। तो लेडी इस डब्बे पे कैसे फोर्स लगा रही होगी? उठाने के लिए इस पे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, सही बात है। और ये फोर्स होगा कितना? वेट के बराबर, वेट के बराबर मतलब mg के बराबर। तो यहां से हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। फोर्स अप्लाइड बाय लेडी विल बी इक्वल टू वेट दैट इज mg इंटू डिस्प्लेसमेंट s। मास कितना दिया हुआ है? 1.5 kg, g के लिए हम 10 ले लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है 2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक विल गेट 30 जूल, दैट विल बी आवर आंसर। और आंसर पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि लेडी ने फोर्स ऊपर लगाया, ठीक है, लेडी ने फोर्स ऊपर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, सेम डायरेक्शन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये एक लिफ्ट है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। मास ऑफ लिफ्ट विद पीपल इनसाइड। इसके अंदर कुछ लोग भी होंगे, उन लोगों का और लिफ्ट का जो टोटल मास है वो हमें दिया हुआ है 300 kg। सही बात है। लिफ्ट मूव्स अप बाय 10 मीटर। अच्छा, ये दिया हुआ है कि लिफ्ट कितना ऊपर गई, कितना ऊपर गई? 10 मीटर से ऊपर गई लिफ्ट। निकालना क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। सबसे पहले तो हमें ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है। तो स्टूडेंट्स कैसे निकाला जाए ग्रेविटी का वर्क डन? ग्रेविटी का वर्क डन देखो, मैंने आपको बताया था एक होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी और एक होता है अगेंस्ट। दूसरे क्वेश्चन में अगेंस्ट पूछा गया है, देखें आप, वर्क डन बाय मोटर अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट। इस क्वेश्चन पे आएंगे बाद में। अभी पूछा गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसका क्या मतलब है? ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन। ग्रेविटी का फोर्स इस पे कैसे लग रहा होगा? नीचे की तरफ, ऐसा ही होता है हमेशा। दिस विल बी फोर्स बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू होती है m इंटू जी। इसका जो वर्क डन होगा इस फोर्स का, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? बताएं आप। निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो निकालें कैसे? तो लिखेंगे माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स ग्रेविटी का नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। फोर्स को लिख लेंगे हम mg और डिस्प्लेसमेंट को s। अब यहां वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी थी? 300, g को हम ले लेंगे 10, और डिस्प्लेसमेंट भी है 10 मीटर क्योंकि 10 मीटर से ऊपर जा रहा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट ऐसा कुछ, दिस मच ऑफ जूल, निगेटिव साइन के साथ। दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव है क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। वर्क डन बाय मोटर अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय मोटर अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका क्या मतलब है यार? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स पे नीचे लग रहा है, लेकिन ये तब भी ऊपर जा रहा है। कैसे ऊपर जा रहा होगा यार? लिफ्ट का एक मोटर होता है, वो मोटर चलता है
तो लिफ्ट पे ऊपर फोर्स लगता है, लिफ्ट पे ऊपर फोर्स लगता है और तब ये ऊपर उठती है, तब ये ऊपर उठती है। तो आपसे इसी फोर्स का वर्क पूछा जा रहा है, इसी फोर्स का वर्क पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। अब ये फोर्स कितना लिखेंगे हम? तो मैंने आपको बताया था किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो उसके वेट के बराबर होता है, मतलब mg के बराबर। तो यहां से हमारे पास डेटा आ जाएगा 300 इंटू 10, सो दैट विल बी 30,000 जूल। दिस विल बी आवर आंसर। तो आप नोट करें कि जब हम वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो निगेटिव साइन के साथ वर्क आया है, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ आया है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पे ध्यान देते हैं, ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक एडवांस टॉपिक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। मेरे ओपिनियन में तो आपको देख लेना चाहिए। अगर आपको मजा आ रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है, तो इसको छोटा सा पार्ट है, इसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं स्कूल में, या जो भी टीचर्स हो आपके कांटेक्ट में, कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो एक सिचुएशन लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये सिचुएशन देखें आप, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे ये मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? पहले वो यहां पे रहा होगा और फिर वो मूव करते करते नीचे जा रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है, ऐसे नीचे जा रहा है। ओके, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पहले यहां पे था, फिर यहां पहुंच जाएगा, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो। देखो जैसे मान लो ये भी दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और ये जो ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस है वो मान लो दिया हुआ है 4 मीटर। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन निकालने के लिए पूछा गया आपसे, ग्रेविटी का वर्क डन। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी का फोर्स देखेंगे, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता है हमें, कैसे पता है? यही है ना, यही डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन ये फोर्स कहां है? ग्रेविटी का फोर्स इस पे कैसे लगेगा? ग्रेविटी का फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, नीचे, ग्रेविटी का फोर्स। सही बात है। अब वर्क डन निकालना है इस फोर्स का। अब देखो ये थोड़ी सी अजीब सी कहानी है। देखो फोर्स किधर लग रहा है, आप ध्यान दें, फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, इस रेड लाइन के लिए। ऐसी कोई सिचुएशन हमें अभी तक नहीं दिखी है। अभी तक हमने जो सिचुएशंस देखी हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये हमने समरी देखी भी थी। पहले केस में हमने देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो माइनस साइन आ रहा था। फिर हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, तो फिर तो वर्क डन 0 था। ये केस में हमने देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना एक डायरेक्शन में थे ना अपोजिट डायरेक्शन में थे, वो इनफैक्ट परपेंडिकुलर थे, उनके बीच का एंगल था 90 डिग्री। उस टाइम पे भी वर्क डन क्या था? 0। अब मुझे आप बताओ कि ये जो सिचुएशन है, क्या ये उनमें से कोई भी सिचुएशन से मिलती है? नहीं मिलती है। ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ना उसके अपोजिट है, और ना बीच में 90 डिग्री बन रहा है, कुछ और ही एंगल बन रहा है, तो इस केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं वो अभी तक हमने नहीं देखा है। उस केस में वर्क डन निकालने का फॉर्मूला ऐसा होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब है आप समझ जाएंगे। देखो फोर्स तो हम वही का वही लिख देंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका क्या मतलब है? देखो फोर्स नीचे लग रहा है ना, फोर्स नीचे लग रहा है, तो हम देखेंगे नीचे कितना गया ब्लॉक। हम देखेंगे फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो ब्लॉक कितना नीचे गया। देखें आप, ब्लॉक पहले यहां पर था, पहले यहां पे था, यहां से वो यहां पहुंचता है, तो क्या मैं बोल सकता वो नीचे तो 4 मीटर से आया है? क्या बोल सकता हूं नीचे तो वो 4 मीटर से आया है? तो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स जिधर लग रहा है उस डायरेक्शन में वो कितना आया है, तो उस डायरेक्शन में वो 4 मूव कर रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे 4 मीटर। अब अगर मास हमें दिया होता, मान लो मास दिया हुआ है 2 kg, तो ये आ जाएगा 2 × 10 × 4, दैट इज 80 जूल।
दैट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले लिख लेते हैं जो हमने यहां पे देखा, when displacement and force make some angle between them as in this situation। सही बात है, जैसा कि इस सिचुएशन में दिख रहा है हमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल बनाते हैं आपस में। वी यूज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी यूज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर वर्क कैलकुलेशन। सो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आप जरूर कर पाएंगे, पॉज करके आप इस एग्जाम्पल को करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ये जो बॉल है आप देखो वो इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग नीचे आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये कुछ डिस्टेंसेस दी हुई है 6 मीटर एंड 10 मीटर। जो बॉल नीचे आ रही है उसका मास दिया हुआ है, निकालना क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है। कैसे करें स्टूडेंट्स इसको, क्या करना चाहिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। तो ये जब बॉल नीचे आ रही है, मान लो यहां पे कहीं है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं वो तो इस तरीके से। तो ये सिचुएशन में तो क्या करना है अभी भी मैंने आपको बताया था। तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेंगे mg और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना लिखेंगे, वही मेन चीज है। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम देखेंगे बॉल कितना नीचे आई, कितना नीचे आई। तो जब बॉल यहां से यहां आती है तो कितना नीचे आई, 6 मीटर से नीचे आई। तो यहां पे लिखेंगे 6, m is 2, g is 10 and 6 is 6, so this is 120 joule, that will be our answer। ये हमारा आंसर होगा। क्विकली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो ये एक लेडी है, 50 kg उसका मास दिया हुआ है, वो स्टेयर केस से सीढ़ी से नीचे आ रही है, देख सकते हो आप सीढ़ी से नीचे आ रही है। ओके, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस दी हुई है 5 मीटर और ये दिया हुआ है 6 मीटर। निकालना क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी। कैसे निकालेंगे, वही तरीका आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये था। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस लेडी पे जो लगेगा नीचे की तरफ, उसकी वैल्यू तो आपको पता ही है mg होती है, तो वो mg यहां पुट कर लेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स नीचे लग रहा है तो हम देखेंगे नीचे कितने आए लेडी, नीचे कितना आई, नीचे कितना आई 6 या 5 नीचे आई है 5 मीटर से, यहां पे लिखिए 5 मीटर। तो m इज 50, g इज 10, m 50 दिया हुआ था आप देखें, g तो 10 होता ही है और ये 5, तो जाएगा 2500 जूल्स। दैट विल बी आवर आंसर। तो प्लीज आप नोट करें ऐसे क्वेश्चंस में ये 6 का कोई यूज नहीं है, 6 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहां पर भी 10 का कोई यूज नहीं था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दिस इज अ गुड वन। आप देखो ये क्लिफ है, क्लिफ, और आप जैसा देख सकते हो एक कार वहां से नीचे की तरफ गिर जाती है। मूवीज में देखा होगा आपने ऐसा, ये कार ऐसे नीचे गिर जाती है। अब देखते हैं यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। मास ऑफ कार, कार का मास दिया हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ क्लिफ, मतलब ये जो डिस्टेंस है 30 मीटर है, ये दिया हुआ है आपको। क्लिफ की हाइट जो है 30 मीटर, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम ग्रेविटी का वर्क डन, तो हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही बात है, यही करते आ रहे हैं हम। तो अब ग्रेविटी का फोर्स तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, कोई डाउट की बात नहीं है। जब ये गिर रहा है तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ओके, और ये होता कितना है, मास इंटू जी। तो वही हम यहां पे लिख देंगे m इंटू जी। अब डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही मेन चीज है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो फोर्स किधर लग रहा है हमारा, नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो हम देखेंगे कि कार कितना नीचे आई, कितना नीचे आई। तो जब वो यहां से नीचे गिर जाएगी तो कितना नीचे आएगी, वो कितना नीचे आएगी, 30 से। तो यहां पे हम लिखेंगे 30 मीटर। m की वैल्यू दी हुई है 200, आप देखें g तो 10 होता ही है, इंटू 30 जूल। दैट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी।
समझ रहे होंगे आप शायद मेरी बात। सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो एक ही टाइप के हैं, सिचुएशन अलग है बट सब में काम एक ही करना है।